सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। जी हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम अध्याय 3 यानी कि जो आव्यूह है आपका चैप्टर नंबर 3 उसकी प्रश्नावली 3.1 के बेसिक को साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, आपने सही सुना कि ये जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। सो ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं करा है, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनको अभी तक नहीं पढ़ा है, आप जरूर पढ़िएगा। ये चैप्टर भी, खासकर चैप्टर नंबर 2 एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जी, तो सबसे पहले समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। चैप्टर का नाम तो हमने सुन लिया कि आव्यूह, लेकिन आव्यूह जाने तो सही एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, आव्यूह का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं, यानी आपके पास क्या है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं और उन आंकड़ों को आप क्या करते हो, इस टाइप की एक आकृति के अंदर एक सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि क्रमानुसार व्यवस्थित कर देते हो। तो वो जो तरीका होता है या वो लिखने का ढंग जो होता है ना, वो रूप, वही कहलाता है आपका आव्यूह। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा डीपली समझने का अर्थ समझते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास कुछ अवयव दे रखे, जैसे ए बी सी डी, 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ अवयव दे रखे हैं। और देख लेते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरीके से कुछ अवयव दे रखे हैं। अगर इन अवयवों से मैं एक आव्यूह बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। देखिए, मैंने लिखा ए बी सी डी, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। इस तरीके से आपका एक आव्यूह जो है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आव्यूह बनाने के लिए अगर आपके पास में कुछ आंकड़े उपस्थित हों और उसको आप किसी तरीके से यानी किसी व्यवस्था से, देखिए एक व्यवस्था ये हो गई, एक व्यवस्था ये हो गई, यानी कि एक तरीके से लिखने का ढंग ये हो गया, एक तरीके से लिखने का ढंग ये हो गया। अच्छा, तो ये जो तरीका होता है, यानी ये वाली जो तरीका आप देख रहे हो कि इस तरीके से यदि आप लिखते हो तो ये कहलाती है आपकी पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रो। और ये जो लिखने का तरीका होता है इसे बोलते हैं कॉलम, यानी कि स्तंभ। स्तंभ ये होता है आपका COLUMN, ठीक है, कॉलम। अच्छा, तो स्तंभ और कॉलम। अच्छा, जरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मान के चलो आपके पास में कुछ अवयव और दे रखे हैं, जैसे 1 7 4 3 9 0, कितने हो गए, 6। चलो 3 और ले लेते हैं, जैसे और क्या ले, जैसे 11 ले लो और 20 ले लो, ठीक है, 17 ले लो, ठीक है ना, सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। तो इन आंकड़ों को लेकर अगर आप फिर से एक आव्यूह बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 7 हो गया, 4 11 20 17 3 9 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक आव्यूह बन गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ आंकड़ों को किसी व्यवस्था के अनुसार ना सुव्यवस्थित कर दिया। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं कि आपकी क्लास में आपके कुछ 50 क्लासमेट हैं, 50 लोग आपकी क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके टीचर आए और उन्होंने बोला कि आपके एक स्कूल में प्रेयर होती है, तो प्रेयर के टाइम क्या कराया कि ग्राउंड में खड़े कराया आपको, या आंगन में, जो भी जगह आपकी प्रेयर होती है वहाँ खड़े करा दिया और 5 लाइनें बनवा दी। कैसे, देखो, ऐसे 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और इस तरीके से 5वीं लाइन। ठीक है, 5 लाइन आपकी इस तरीके से बनवा दी। तो 5 लाइनों को बनवाने का अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो एक बच्चा यहाँ खड़ा मिलेगा, एक बच्चा यहाँ खड़ा मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से एक यहाँ यहाँ, इस तरीके से कुछ बच्चे तुम्हें खड़े मिलेंगे। तो तुम जब उनको और जूम करके देखोगे तो एक तो तुम्हें ये लाइन दिखाई देगी, एक तुम्हें ये लाइन दिखाई देगी। समझ रहे हो, जैसे एक लाइन तुम्हें ऐसे दिखाई देगी, एक लाइन तुम्हें ऐसे दिखाई देगी। तो जब तुमने इन्हें इस तरीके से इस क्रम में व्यवस्थित कर दिया तो ये क्या कहलाया, तुम्हारा आव्यूह। आपका एक एग्जाम्पल आपके स्कूल से ही उठा के मैंने दे दिया है, आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको आव्यूह जो होगा वो समझ में आया होगा। अच्छा, अब इनकी पंक्तियों और कॉलम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ना ये बहुत अहम रोल निभाने वाला है। देखिए, आप इस स्थिति को देखिए,
और फिर इस स्थिति को देखिए, यानी ये जो इस तरीके से स्थिति बन रही है ये कहलाता है आपका स्तंभ। क्या कहलाता है? स्तंभ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉलम। ये जो स्थिति बन रही है ये बन रही है आपकी पंक्ति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, इस तरीके से। तो अब जरा और थोड़ा समझते हैं कि आव्यूह में ये जो लिखने का ढंग होता है अवयवों का, इनको क्या बोला जाता है? अवयव। इसके अंदर ये जो रखे हुए हैं चीज़ें, इन्हें क्या बोलते हैं? अवयव, या इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। चलो, तो अगर आप इसको इस तरीके से चलिए क्षैतिज अवस्था में देखें या क्षैतिज अवस्था में गिने तो क्या बन जाएगी? पंक्ति। और अगर आप इनको ऊर्ध्वाधर अवस्था में वर्टिकल कंडीशन में देखो ना तो क्या बन जाएगा? स्तंभ। ये बात हुई। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम कोटि। ये कोटि ना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत चांसेस होते हैं पूछी जाती है कोटि। तो देखिए, अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, आप भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? तो कोटि समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या है, कितनी संख्या? 1 2 3, तो 3 गुणा कर देंगे जितनी कॉलम की संख्या है, कितनी है? 3। तो देखिए, पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्तियां, कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3/3 इस पंक्ति की क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि किसी आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है, तो आप क्या करोगे? उसकी पंक्ति की संख्याओं को गिनोगे और गुणा का चिन्ह लगा दोगे और फिर लिख दोगे जितने उतनी कॉलम की संख्या है। गुणा नहीं करना है इनका कि 3/3 दिख रहा है, 3 × 3 दिख रहा है तो 9 कर दो, ये नहीं करना है भाई, गुणा थोड़ी करना है। कोटि बतानी। कोटि का मतलब किस व्यवस्था का है। कोटि हमको ये बताती है कि आपका जो आव्यूह है ना वो किस अवस्था का है, समझे? तो अर्थात किसी आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हमें उसकी कोटि की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बात समझ गए, यानी कोटि हमें समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं आपके आव्यूह के प्रकार। समझ रहे हो? आव्यूह के प्रकार। चलिए, कोटि को ना एक थ्योरेटिकल रूप से लिख लीजिए कि अगर आपको किसी आव्यूह, जैसे ये वाला आव्यूह हो गया, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आपको अपने एग्जाम में कैसे, उसमें फेयर में कैसे लिखना है कि मान के चलो आपके पास ऐसे करके एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है। इस आव्यूह में ये जो होगी वो R1 पंक्ति, ये जो होगी वो R2 पंक्ति, और ये जो होगी वो R3 पंक्ति होगी। समझ रहे हो? ठीक है। ये वाली जो कॉलम होगा ना वो कहलाएगा आपका C1 कॉलम, ये होगा C2 कॉलम, और ये होगा C3 कॉलम। तो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये कहलाएंगी रो, अभी बताई थी, ये कहलाएंगे आपके कॉलम, ठीक है, मतलब स्तंभ, और ये हो गई तुम्हारी पंक्ति, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अगर इसी आव्यूह की मैं कोटि की बात करूं तो कोटि क्या कहलाएगा मेरा? 3 × 3, ये इस आव्यूह की कोटि कहलाएगी। तो कोटि कैसे हुई है? यानी आपको कोटि के लिए करना क्या होगा? उसकी पंक्ति गुणा स्तंभ, इस क्रम में आपको दिखा देना होगा कि कोटि। ऐसे पूछे कि ये आपको आव्यूह दे रखा, भाई सब इसकी कोटि बताओ। कुछ नहीं करना, कितनी पंक्तियां हैं वो गिन लो, कितनी है? 3 है। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो 3 × 3 कर दो, ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, बस कोटि इसकी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार, जिनके ऊपर आपकी प्रश्नावली 3.1 आधारित है। और ये जो प्रकार होंगे केवल 12th में नहीं, अगर आप आगे कोई भी स्टडी करोगे, फर्दर स्टडीज करोगे, आगे अपनी हायर स्टडीज के लिए जाओगे, वहां भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आव्यूह के प्रकार, तो कितने प्रकार के आव्यूह होंगे देखते हैं। तो पहले प्रकार का जो आव्यूह आता है आपका, वो आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इंग्लिश में से बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, वर्ग आव्यूह क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के बारे में समझा था। तो देखो, वर्ग आव्यूह
इसका अर्थ क्या होगा, देखो वर्ग से आप लोग जानते हो वर्ग का अर्थ होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जैसे एक वर्ग है तो वर्ग ये कब कहला सकता है कि अगर ये इसकी लंबाई a हो और जो चौड़ाई है b है, तो अगर लंबाई चौड़ाई के बराबर है ना, तब आप कहोगे कि ये क्या है, वर्ग है। वही चीज यहां उपस्थित होती है कि अगर इस वाले एक जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही, इसमें मैं बोलूं कि 1 2 3 और 4 ये अवयव लिखे हुए हैं, तो क्या ये वर्गाव्यू है? आप कहोगे जी बिल्कुल वर्गाव्यू। क्यों कहोगे? देखो, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये एक पंक्ति हो गई, ये दो पंक्ति हो गई। अच्छा, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये कौन सा हुआ, पहला स्तंभ, ये कौन सा हुआ, दूसरा स्तंभ। अर्थात पंक्ति भी दो और जो है आपका स्तंभ भी दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आव्यूह हुआ ना, वो कैसा हुआ, वर्गाव्यूह। यानी ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि में अगर आप झांक कर देखो तो उसकी पंक्ति और स्तंभ समान हो, तो आप उस आव्यूह को क्या कहोगे, वर्गाव्यूह कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। समझ में आई बात? इसको थ्योरिकल रूप में कैसे लिख सकते हो, देखो कि ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति तथा स्तंभ समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। समझ में आई बात? यानी एक ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति तथा स्तंभ कैसे हो, समान हो, तो कैसा आव्यूह कहलाएगा, वो वर्ग आव्यूह। तो देखो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी आव्यूह ले सकते हो। जैसे मैंने लिया 1 4 5 2 6 9 4 8 और ये 7। तो मैंने क्या करा, एक ऐसे ही मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें देखो इसकी पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो पहले पंक्ति लिखी गुणा, अब आप इसका स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 गुणा 3। ये क्या कहलाएगी, इसकी कोटि। और ये आव्यूह कैसा हुआ, वर्ग आव्यूह। क्यों? क्योंकि देखो पंक्ति बराबर कॉलम, अर्थात तुम यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट में कि इसकी जो पंक्ति होगी ना, पंक्ति वो बराबर होनी चाहिए स्तंभ के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब उस केस में तुम क्या बोलोगे, ये कैसा आव्यूह तुम्हारा, वर्ग आव्यूह। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि आप इस संरचना में ये जो आकृति देख रहे हो ना, या ये जो स्थिति व्यवस्था देख रहे हो, ये कहलाता है किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण। विकर्ण तो आप जानते ही होंगे ना कि कोई भी अगर आयत है इस तरीके से और उसमें अगर उसके इन दोनों सिरों को, जैसे A B C और D आव्यूह है, तो A और C इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, विकर्ण। उसी तरीके से आव्यूह में अगर आप इनके इन तीनों अवयवों को मिला देते हो तो क्या बनता है, मुख्य विकर्ण। उसी तरह से अगर आपके पास 2x2 का कोई आव्यूह होता है, जैसे 1 2 3 और 4, ये कोई 2x2 का आव्यूह है, हमें दिख रहा है कि 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ, तो इसमें विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ये होता। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये होता हमारा वर्ग आव्यूह। अब चलते हैं अगले आव्यूह की तरफ। अगला आव्यूह है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आव्यूह क्या कहलाता है आपका, देखिए कि स्तंभ आव्यूह का अर्थ हो गया कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल जो अवयव हो ना, वो स्तंभ की अवस्था में उपस्थित हो। अर्थात जैसे अभी आपने वर्ग आव्यूह में देखा था कि जो आव्यूह आपको मिला था ना, ये वाला, इसमें स्तंभ भी थे और कॉलम भी थे। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे ना तो आपको केवल स्तंभ दिखाई देगा, वो भी एक। तो क्या कहलाएगा, वो आपका आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। इसको कुछ इस तरीके से और मैं दोबारा समझा सकता हूं कि जिसमें केवल एक ही स्तंभ होना, वो कहलाता है आपका स्तंभ आव्यूह। तो हम लिखेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ उपस्थित हो, स्तंभ आव्यूह
कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नॉर्मल सी बात है, अगर आप लिख दो 2 3 4 तो क्या बनेगा, ये एक स्तंभ आव्यूह। इसमें एक चीज़ और है कि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या कम होगी, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। देखो स्तंभ एक है लेकिन पंक्तियाँ कितनी, 1 2 3। समझ में आई बात? मैंने क्या बताया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। तो आप इसमें स्तंभ तो एक ही है, वही स्तंभ तो एक है, दूसरा कोई है नहीं, लेकिन पंक्तियाँ 3 3 है। तो अगर इस आव्यूह की मैं बोलूँ कि कोटि निकालो, क्या निकालोगे, 3/1, यानी पंक्ति कितनी, 3, और ये क्या हो गया, स्तंभ कितने हो गए, 1। तो यहाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या जिसमें, इसकी परिभाषा में ये लाइन और ऐड कर सकते हो कि जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो। ठीक है, यानी स्तंभ तो केवल एक होगा लेकिन पंक्तियों की संख्या उसमें 1 से अधिक होगी। या की जगह आप लिख दो तथा, या से अच्छा रहेगा तथा, कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ तो एक ही हो लेकिन जो पंक्ति होगी ना वो 1 से अधिक हो। देखो पंक्ति 3 है, देखो अगर मैं बोलूं कि इसमें से 2 को मैं छुपा लूं इस तरीके से, है ना, तो क्या मिलेगा, 3 और 4। लेकिन 3 और 4 भी एक स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ देखो पंक्तियों की संख्या 1 से ज़्यादा है। लेकिन अगर 2 और 3 को छिपा के केवल 4 आपको अवयव दिखाया जाए तब बोला जाए कि क्या ये आव्यूह स्तंभ आव्यूह है, कि कोई गारंटी नहीं है भैया, क्योंकि इसमें ये आपका एक ही स्तंभ है और एक ही पंक्ति है। देखो किस तरीके से, ऐसे गिनोगे तो पंक्ति और ऐसे गिनोगे तो स्तंभ, तो कोई गारंटी नहीं है कि स्तंभ आव्यूह, लेकिन अगर आप अपनी कैलकुलेशन के लिए उसे मान सकते हो, लेकिन वो एक अवयव ही कहा जाएगा। वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये होगा आपका स्तंभ आव्यूह। अब चलते हैं अगले आव्यूह के ऊपर, जो है आपका पंक्ति आव्यूह। क्या हुआ, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होगा, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कैसा आव्यूह कहलाएगा, आपका पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इसी आव्यूह को तुम लिटा लो, जैसे 2 3 और 4, तो क्या आव्यूह बन जाएगा, ये पंक्ति आव्यूह। इसकी कोटि क्या होगी, पंक्ति कितनी कितनी है, 1 है, और स्तंभ कितने, 1 2 3, मतलब 1/3 इसकी क्या होगी, कोटि हो जाएगी। समझ रहे हो ना। और इसकी कोटि क्या थी, 3/1, ये कोटि इसकी थी। अच्छा, इससे अगला आव्यूह आपका आता है, अगला आव्यूह आता है आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह क्या कहता है, देखिए अगर आप किसी वर्ग आव्यूह के ऊपर ऐसी चर्चा करें, यानी अगर आपको एक ऐसा वर्ग आव्यूह दे रखा हो जिसमें उसका मुख्य विकर्ण जो था ना उसमें ही केवल अवयव उपस्थित हों, बाकी जो अवयव हैं उसके वो सभी शून्य हों, तो कैसा आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। समझते हैं जरा, पहले इसकी हिंदी लिखते हैं कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, ध्यान रखना मुख्य विकर्ण की बात हो रही है, दूसरे विकर्ण की बात नहीं हो रही है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर समस्त अवयव शून्य हो, तो क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे आपके पास कोई आव्यूह दे रखा है, देखिए इस तरीके से 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि मुख्य विकर्ण क्या होगा आपका, ये जो संरचना देख रहे हो ना, ये जो बन रही है संरचना, ये क्या कहलाएगी, तुम्हारा मुख्य विकर्ण कहलाएगी।
और मुख्य विकर्ण के अवयवों को ही छोड़कर देखो सभी अवयव जीरो हैं। देखो ये साइड के तीन सब जीरो हैं, लेकिन बीच वाला जो विकर्ण है वो कैसा है तुम्हारा, अवयवों से भरा हुआ है, यानी 1 2 3, शून्य अवयव नहीं है। देखो ये होता है इसका मुख्य विकर्ण, लेकिन अगर तुम ऐसे नापोगे ना, ऐसे इस तरीके से, ये वाला विकर्ण जो है ये विकर्ण तो होगा लेकिन मुख्य विकर्ण नहीं होगा। ध्यान रखना, विकर्ण कैसा होता है कि आपके इस सिरे से इस सिरे तक जो जाए वो आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे अगर आपका ये जो आव्यूह है वो ए है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, DIG 2 3 4, मतलब इसके मुख्य विकर्ण को, या इस वाले जो आव्यूह है ना, ये जो ए जो आव्यूह है उसको इस तरीके से ना दर्शाकर इस तरीके से भी दर्शा सकते हो, अगर उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे हों, आपके शून्य हो। यहाँ 1 आएगा, आगे 4 नहीं, ठीक है, ऊपर वाले की कॉपी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आव्यूह इस तरीके हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट आव्यूह की तरफ। सो बच्चों अगला आपका आव्यूह आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान है और बाकी के अवयव कैसे हैं, शून्य हैं, तो वो आव्यूह आपका कहलाएगा अदिश आव्यूह, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में लिख लेते हैं कि यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण, किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव एक समान हो तथा शेष बचे सभी अवयव, जितने भी बाकी अवयव बचे जाएंगे, अवयव शून्य हो यानी कि 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए समझेंगे कि इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स लिया और यहाँ पे लिखा जैसे 2 0 0, आपका 0 2 0 0 0 2। तो इसमें एक चीज़ देखो कि इसका ये जो मुख्य विकर्ण हुआ ना, ये पूरा का पूरा कैसा है, एक समान है, और बाकी के जो अवयव बचे हुए हैं वो कैसे हैं, 0 है। इसका अर्थ ये कैसा आव्यूह हो जाएगा, आपका अदिश आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले आव्यूह पे चलते हैं। अगला आव्यूह आपका आता है 6ठे नंबर पर, जिसको बोलते हैं इकाई तथा एक नाम और इसका तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो ये आव्यूह क्या कहलाता है, अगर आपके इसमें ये लगभग अदिश जैसा होता है, लेकिन अदिश में क्या होता है कि आपके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो कुछ भी हों पर एक समान हो, लेकिन ये इकाई आव्यूह क्या कहता है कि इसके जो मुख्य विकर्ण में जो अवयव उपस्थित होंगे वो केवल एक हो, यानी 1 1 1, बाकी के जो अवयव बच रहे हैं वो कैसे हों, शून्य हो। तो कैसा आव्यूह हो जाएगा, ये इकाई या तत्समक आव्यूह। लिखेंगे कि इसमें मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई या एक इकाई बोलो, एक है, इकाई या एक हो तथा बाकी बचे अवयव कैसे हों, शून्य, बाकी बचे अवयव शून्य हो, तो वह आव्यूह या फिर तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाता है। यानी यदि मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव होंगे आपके, उन सब में अवयव से इकाई है और बाकी अवयव कैसा है आपका शून्य, तो ऐसा आव्यूह कहलाएगा आपका इकाई। जैसे एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें देखोगे ये जो मुख्य विकर्ण दिख रहा है ये वाला, ये कैसा है, इसका समस्त अवयव कैसे है, एक है, तो मुख्य विकर्ण में जो अवयव एक है बाकी सब कैसे शून्य, इसका अर्थ है ये आपका आव्यूह हो जाएगा इकाई आव्यूह, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 है आपका, और ये आव्यूह आपका होता है शून्य आव्यूह। इसका एक नाम और होता है, शून्य आव्यूह को एक नाम से और जानते हैं हम, रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह, ये क्या होता है, बहुत ईजी है। इसमें जितने भी अवयव होंगे ना वो सब 0 होने वाले हैं, मतलब इसमें समस्त अवयव शून्य होते हैं। इसमें जितने भी अवयव होंगे शून्य होंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर कोई एक आव्यूह है तो देखो ये 0 ये 0
ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 जितने अवयव सब 0 उसका मतलब क्या होगा, ये कैसा आ गया शून्य। बस एक बात है कि इसे ओ से सो इस पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अवयव ए में इस तरीके से अवयव व्यवस्थित हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। पहली है अवयव की कोटि। तो देखिए अवयव की कोटि हम जिस तरीके से निकालेंगे, मैंने बताया था कि जो आपकी पंक्तियों की संख्या होगी पहले उसे गिनेंगे, गुणा करके जो उसके स्तंभों की संख्या होगी उसे लिख देंगे। देखो पंक्ति कितनी है, 1 2 और 3, तो कितना होगा 3 गुणा, अब देखो इसमें कॉलम यानी स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 3 गुणा 4, ये इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। अच्छा ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे में बोला अवयवों की संख्या, गिन लो कितने हैं, 4 और 3, 4 3 कितने हो जाएंगे 12, इसका मतलब कितने हो गए 12 अवयव हो गए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में बोला कि अवयव एक 3, अवयव ए 2 1, अवयव ए 3 3, अवयव ए 2 4, अवयव ए 2 3, इसका मान बताइए। तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले अवयव यानी 1 3 जो दे रखा है, 1 3 का मतलब हो गया कि पहला तो आपका इसमें पंक्ति होनी चाहिए, यानी ये वाली पहली पंक्ति ये हो गई, और स्तंभ तीसरा यानी 1 2 3 तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सी चीज कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका 19। ठीक है, ये आपका अवयव हो जाएगा। इसी तरह से अगला निकालेंगे, कौन सा दे रखा है 2 1, तो देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35 हो गया, उसके बाद में 3 3, इसको देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी -5 हो गया, उसके बाद ये रखा है 2 4, ठीक है 2 4 ये ना, ये 2 4 ठीक है 2 4 ये 2 4 का मतलब इसमें क्या होगा, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, इसका मतलब 12 हो गया, और लास्ट वाला 2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बताया गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बताइए, कि अगर इसमें अवयव 24 दे रखे तो कोटियां कितनी होंगी। तो हम लिखेंगे संभव कोटियां। संभव कोटियां क्या होंगी, देखो 24 अवयव हैं तो देखो क्या बन सकता है, 2 गुणा 12 यानी 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो, एक ऐसा बन सकता है। दूसरा आपका 3 पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो, इस तरीके से एक एक करके क्रम बढ़ाते जाओगे तो 3 हो गया। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, 24 है तो लगाओ दिमाग, क्या होगा, ये हो सकता है तुम्हारा 4 गुणा 6, सही है 4 पंक्ति और 6 स्तंभ। और क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है पहले वाले का कि 12 गुणा 2, ये हो सकता है। अच्छा और लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, इसको अपोजिट कर लो, इसको अपोजिट कर लो, तो देखो 3 गुणा 8 था, यानी 8 गुणा 3 हो जाएगा, और देखो 6 गुणे 4 हो जाएगा। एक इसमें हम छोड़ के चल रहे हैं, 24 अवयव है, यानी अगर इस पंक्ति 1 हो और स्तंभ 24 हो, इसे लिखो, एक पंक्ति और 24 स्तंभ, उसी तरह से 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, इस तरीके से। तो ये जो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो हमारी संभव कोटियां हुई, ये हमारी कोटियां हो जाएंगी इस वाले अवयव की। अच्छा इसमें एक चीज हो रही है, इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है। तो 13 अवयवों की कोटियां देख लेते हैं। दूसरे केस में जो कोटियां आएंगी, कोटियां ठीक है क्या कहलाएंगी, देखो 13 अवयव है तो 13 का हमें क्या करना पड़ता है, देखो सिंप्लीफाई, देखो 24 अवयव दे रखे हैं तो हमने कैसे निकाला, हमने क्या करा, इन दोनों का गुणा करके 24 आना चाहिए, कोई ऐसे 2 अवयव निकाल लिए, सीधी सी कहानी है, ठीक है। यानी जितने इस तरीके से स्तंभ होंगे और जितनी संख्या इधर पंक्तियों की होगी, उनका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, आंसर निकल आएगा। उसी तरह से कोटियां इसमें क्या दे रखी, अवयव क्या दे रखे 13, तो देखो इसमें क्या कहलाएगा, 13 गुणा 1 1 गुणा 13, यानी 13 पंक्ति और 1 स्तंभ हो, या 1 स्तंभ और 13 पंक्तियां, सॉरी 1 पंक्ति और 13 स्तंभ हो, तो इस तरीके से तुम्हारे 2 संभव कोटियां बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये 2 आंसर तुम्हारे हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अच्छा अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बताइए। फिर वही केस है, ऊपर वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या लिखेंगे, संभव कोटियां। कितनी है संभव कोटियां, गिनो। तो देखो 18 अवयव हैं, सबसे पहले 1 गुणा 18 हो जाएगा। अच्छा 1 गुणा 18, अच्छा 1 गुणा 18 के बाद में और क्या हो सकता है, 2 गुणा 9, उसी तरह से 3 गुणा 6, उसी तरह से तुम्हारा और क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6 हो गया। और ठीक है, अब इसका अपोजिट कर दो 6 गुणा 3, और इसका अपोजिट कर दो 9 गुणा 2, और उसका अपोजिट तो 18 गुणा 1। तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, क्या और बन सकती है इसमें, नहीं इतनी होंगी। तो संभव कोटियां तुम्हारी इतनी होंगी अगर हमारे पास 18 अवयव हैं। अगर तुम बोले उसमें 5 अवयव हों तो क्या इसकी कोटि बनेगी, तो वही केस आएगा ऊपर वाला। दूसरे वाले केस में जो कोटियां आ रही थी हमारी, कोटियां क्या आएंगी, देखो 5 है, 5 का तुम गुणनखंड करो तो कम से कम क्या गुणनखंड होगा, 1 गुणा 5, यानी या तो 1 पंक्ति और 5 स्तंभ हो, या फिर 5 पंक्ति और 1 स्तंभ हो। इस तरीके से 2 तुम्हारी कोटियां बन सकती हैं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक 2x2 कोटि का अवयव है आपके पास में, a बराबर a आई स्मॉल a आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब कि इस अवयव के जो अवयव होंगे ना, वो अवयव इन वाले जो एक तरीका दे रखा है, एक ऐसा बोल सकते हो कि एक रिलेशन सा दे रखा है, एक संबंध सा दर्शा रखा है कि इनके अनुसार आपके जो ये अवयव होगा ना, ये वाला अवयव, इस अवयव में अवयव उपस्थित होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इनको हल। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर हमको जो अवयव दे रखा है 2x2 कोटि का दे रखा है। तो नॉर्मल जो 2x2 कोटि का अवयव होगा, हमने नाम इसमें दे रखा है a, तो ले लेते हैं इसको a11, a12, a21 और a22। तो इस तरीके से एक अवयव बनता है, यानी ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में जो आ रहा है, इसका अर्थ हो गया कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। इस तरीके से इनकी व्यवस्था हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या करना होगा हमको पहले केस के लिए, इसके लिए अवयव बनाना पड़ेगा कि अवयव ए में जो a11, a12, a13, सॉरी a21, a22, इनकी जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा देखो, तो पहले वाले में जो हमें रिलेशन दे रखा है, इसे लिखेंगे कि a i j बराबर क्या होना चाहिए, i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो पहले a11 निकालते हो। देखो i j और यहाँ 1 1 कंपेयर करो, यानी i की जगह 1 है, j की जगह 1 है, वही यहाँ पे पुट कर देना है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, बटे 2 कट जाएगा, क्या है 2, यानी a11 की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह से a12 क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 9/2। फिर आया तुम्हारा a21, ये होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएगा वही तुम्हारा 3/2, मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2, ये भी हो जाएगा 9/2। फिर आया a22, ये होगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 4, यानी कि 2 2 2 4, 4 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 16/2 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से तुम्हें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें इसी तरह से अवयवों को उपस्थित कर देंगे 2, 9/2, 9/2 और 8। ये अवयव तुम्हें यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, हम लिखेंगे कि अतः अभीष्ट अवयव, तो अतः अभीष्ट अवयव जो आएगा वो ये आ जाएगा। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे केस में दे रखा है कि ए आई जे जो है तुम्हारा वो i अपॉन में j है, उससे मान निकालना है। तो a11 का मान निकालते हैं, तो 1/1 बराबर क्या आया 1। a12 का मान निकालते हैं तो 1/2 क्या आया 1/2 ही आ रहा है। a21 निकालते हैं तो a 2/1 करके 2 आएगा, और a22 का मान निकालते हैं तो 2/2 करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें जो अभीष्ट अवयव मिलेगा लिखेंगे कि अतः, ऐसे देखो, ठीक है, अतः अभीष्ट अवयव क्या कहलाएगा तुम्हारा उपस्थित, इसी तरह व्यवस्थित कर देंगे। देखो 1, 1/2, 2 और 1, ये तुम्हारा अवयव बन जाएगा दूसरे वाला। अब तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में दे रखा है कि a i j बराबर
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इससे निकालना है। तो A11 देखो 1 प्लस 2j की जगह क्या रखोगे 1, इसे सॉल्व करो बटे 2, क्या आएगा तुम्हारा 1। अब 2 एकम 2 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 9 बटे 2 हो गया। A21 का मान निकालो 2 प्लस 2 बाहर है और 1 इसका स्क्वायर बाई 2, क्या निकलेगा 2 और 2 4, 1 का गुणा हो जाएगा वही रहेगा, 2 और 2 4, 4 चौके 16, 16 बटे 2 क्या आया 8। फिर A आया तुम्हारा, एक सेकेंड, ये 2 1 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 रह गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 यहाँ निकाल देते हैं। तो 1 प्लस 2 और ब्रैकेट में भी 2 जाएगा और इसका स्क्वायर अपॉन में 2, क्या आएगा 2 और 2 4। सॉरी गाइस, एक छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पॉज हो गई। इसे देखते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे आएगा 25 बटे 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों अवयव तुम्हारे, एक और रह गया अभी तो A22, तो 2 प्लस 2 बाहर चल ही रहा है 2, इस पूरे का स्क्वायर और बटे में आएगा 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग करोगे 36 बटे 2, क्या मिलेगा 18। तो यहाँ से अभीष्ट जो अवयव मिलेगा वो क्या मिलेगा, अभीष्ट अवयव। तो देखो पहले 9 बटे 2 A11 की जगह, A12 की जगह क्या दे रखा है यहाँ देखो 25 बटे 2, इसे मत लिख देना, ठीक है। A21 की जगह क्या है 8 और A22 की जगह क्या है 18। तो ये तीसरे वाला जो अवयव था वो भी तुम्हारा हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तो ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें क्या दे रखा है कि एक अवयव है जिसकी कोटि है 3/4। इसके लिए क्या करना है, हमको रचना करनी होगी जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, यानी एक तो इस तरीके से अवयव प्राप्त होंगे, एक इस तरीके से अवयव प्राप्त होंगे। तो पहले वाले कंडीशन की बात करेंगे तो 1/2 मॉड -3i प्लस j, ठीक है। तो इसके लिए बात करेंगे अभी। तो पहले क्या निकालेंगे, अवयव A11। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसमें पुट कर देंगे। तो देखो 1/2 मॉड -3, आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या आएगा 1। इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा तुम्हारा 1/2, देखो -3, 1/2 पहले लिख लेते हैं, -3 प्लस 1। तो देखो 1 और -3 ही हो जाएगा, -2, लेकिन बाहर मॉड लगा हुआ है तो -2 किस में चेंज हो जाएगा, +2 में, और बाहर क्या है 1/2, यहाँ -2, ये क्या बन जाएगा 1/2 +2 बन जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब A12 की बात करेंगे, क्योंकि हमको 3/4 का वो निकालना है अवयव, ठीक है। तो देखो 1/2 -3, आई की जगह 1, जे की जगह 2, ऐसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा अंदर, देखो -3 + 2, तो ये होगा -1। अब -1 क्या होगा इस तरीके से, तो बाहर पहुंचेगा तो माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि मापांक लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो 1/2 आ जाएगा ये। A13 की बात करेंगे तो देखो 1/2 -3, 1 प्लस कितना है 3, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो -3 + 3 0 हो गया, बाहर इससे गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, ये कैसा है, 3 पंक्तियाँ इसमें, इस वाले अवयव में, और 4 स्तंभ है, कहने का मतलब यहाँ पे A14 और निकालना पड़ेगा। तो 1/2 -3, 1 + 4, ये क्या होगा तुम्हारा, ये आएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, बाहर 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 1/2 -3, और यहाँ क्या आएगा 2 प्लस यहाँ कितना आएगा 1, ये हो जाएगा -6 + 1 -5, और मापांक लग रहा है तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। उसके बाद A22 ये हो जाएगा 1/2 -3, 2 + 2 सॉरी फॉर दैट, और इसमें क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 + 2, यानी होगा -4, बाहर मोड़ लगा हुआ तो प्लस का, तो ये होगा 1/2 गुणा 4 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A23 1/2 -3 क्या आएगा यहाँ पे 2, यहाँ 3, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो -3 गुणा 2 -6 और +3, तो -3 बाहर मापांक लगा हुआ प्लस का हो जाएगा, तो जब बाहर निकालोगे 3/2 मिलेगा। फिर 2 4 निकालो, 1/2 -3 2 + 4, ये होगा -6 + 4 -2 मोड लगा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2/2, इससे कट जाएगा तो 1 मिलेगा।
फिर ए आएगा 3 1, ये होगा 1/2 -3 और ये 3 और प्लस का 1, क्या आएगा ये होगा माइनस का 9 प्लस 1 मतलब माइनस का 8, और मोड लगा हुआ तो प्लस का हो जाएगा तो 8/2 मिलेगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 मिलेगा। फिर ए 3/2, ये क्या होगा 1/2, देखो -3 और यहाँ मिलेगा 3 प्लस ये होगा 2, तो माइनस का 9, 3 गुणा 3 -3, ये क्या होगा माइनस का 9 प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 7, और मोड लग रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/2, ए 3 3 1/2 -3 कितना आया 3 प्लस यहाँ क्या लिखा जाएगा 3, देखो 3 3 9 -9 और प्लस के 3 माइनस के 6, लेकिन मापांक लगा हुआ तो प्लस के 6 हो जाएंगे, /2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3। फिर आएगा ए 3 4 1/2 सॉरी 3 4, और ये मिलेगा -3, यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा 4, और ये क्या बनेगा 3 गुणा 3 माइनस का 9 प्लस का 4, यानी कि क्या बनेगा माइनस का 5, और मापांक लगा हुआ है तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 5/2 ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पहले वाले समुच्चय से हमको मिलता है, तो यहाँ से निकालेंगे इससे अभीष्ट जो आपको मिलेगा, अभीष्ट आव्यूह, ठीक है। अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो a11 का मान क्या आया था 1, a12 का मान आया था 1/2, a13 आया था 0, a14 आया था 1/2, उसी तरह से a21 आया था 5/2, a22 आया था 2, a23 आया था 3/2, a24 आया था 1, a31 आया तुम्हारा 4, a32 आया तुम्हारा 7/2, a33 आया तुम्हारा 3, और a34 आया तुम्हारा 5/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आव्यूह जो है बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आएंगे इसमें जो दूसरा केस दे रखा है अपन को, उसके ऊपर यहाँ देखिए दूसरे केस में क्या दे रखा था कि ए आई जे जो होगा वो होगा 2i माइनस जे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो a11 का मान निकालोगे तुम, तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, देखो 1 - 1 क्या मिलेगा 1, उसी तरह से a12 निकालो तो 2 - 2 0, a13 निकालो तो 2 1 -3 ये होगा माइनस का 1, a14 निकालो ये हो जाएगा -4 बराबर -2, a21 निकालो तो 2 -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 - 3, a22 निकालो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, a23 निकालो, ठीक है दिख रहा होगा अब -3 क्या हो जाएगा प्लस का 1, और a24 निकालोगे तो 2 × 2 - 4 ये होगा 0, ठीक है। उसके बाद अब बचे कुछ अवयव निकालते हैं कि a31 ये होगा तुम्हारा 2 3 माइनस कितना आएगा 1, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 6 - 5, फिर यहाँ क्या मिला तुम्हें a32 ये आएगा तुम्हारा 2 × 3 - 2 ये आएगा 6 3 दूनी 6 - 2 यानी 4, फिर a33 तो बाहर 2 है अंदर 3 है और -3, तो 3 दूनी 6 में से 3 के 3, और a34 क्या आया 2 × 3 - 4 यानी 3 दूनी 6 में से 4 के तो 2। अब यहाँ से हमें अभीष्ट जो आव्यूह मिलेगा कि अतः अभीष्ट आव्यूह क्या मिलेगा, देखो a11 की जगह क्या आ रहा है 1, a12 की जगह 0, a13 -1, a14 -2, a21 क्या आया 3, a22 क्या आया 2, a23 क्या आया 1, a24 क्या आया 0, उसी तरह से a31 क्या आया 5, a32 क्या आया 4, a33 क्या आया 3, a34 क्या आया 2। तो इसी तरीके से ये जो होगा तुम्हारा दूसरे वाले केस का आंसर हो जाएगा, और अभी जो ऊपर सॉल्व किया था ये तुम्हारा केस नंबर पहले का आंसर हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के ऊपर। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान निकालने अपन को। तो पहले वाले की बात करेंगे, तो देखो पहले वाले का कंपैरिजन करो तो 4, अब देखो यहाँ से कंपैरिजन कैसे करें, देखो पहले वाला जो अवयव है ये कैसा a11, और इस वाले आव्यूह का भी y जो होगा वो a11 होगा, यानी इसकी तुलना इससे होगी, इसकी तुलना इससे होगी, इसकी तुलना इससे होगी, और इसकी तुलना जो है इससे होगी। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ रहा है 4, y बराबर 4,
उसी तरह से z बराबर क्या आ रहा है 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से निकालोगे तो x बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा 1, ठीक है। तो पहले वाला केस सॉल्व हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। तो देखो दूसरे वाले कंपैरिजन करो, ये यहाँ से कंपैरिजन करा जाएगा तो देखो x + y = 6, ठीक है। दूसरा निकालेंगे अपन, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो 5 + z = 5, और यह इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, z की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद तीसरा समीकरण दे रखा है कि xy = 8, तो x × y = 8। तो यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगी 8/y। अब y x की जो वैल्यू ना, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे और समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखो 8/y + y = 6, ठीक है। समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी हमने, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ लिख दिया। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक क्या इक्वेशन बन जाएगी कि y² अपॉन में y = 6, और यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 8 + y² = 6y। तो इससे हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो y², ये 6y होगा, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का 8 हमारे पास है ही बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, -4y - 2y + 8। इस तरीके से खोल लेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो y कॉमन ले लिया तो y - 4, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो y - 4 = 0। तो y - 4 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया y - 2 = 0। तो यहाँ से तुम जो y का मान निकालोगे वो 2,4 आ जाएगा, ठीक है। तो y = 2,4 जो मान आया है, इन दोनों मानों के लिए हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से इक्वेशन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y = 2 पर x बराबर क्या आएगा, 8/2 = 4। और y बराबर अगर तुम 4 रखते हो, देखो y बराबर 4 रखते हो तो x पर क्या मिलेगा, देखो x वैल्यू क्या रखी थी 8/y, तो y की जगह क्या रखा है 4, तो यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा केस था। अब हमारा आएगा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखो 3 इक्वेशन को दे रखे हैं कि x + y + z = x + y + z = 9, ठीक है। x + z बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, x + z बराबर क्या है 5, ये z है 2 नहीं है, और y + z बराबर क्या आएगा तुम्हारा 7, सही है। तो देखो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकाल लेनी है z के पद में, तो क्या आएगा 5 - z, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मानो। यहाँ से तुम्हें क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो कितनी आएगी 7 - z, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से x और y के बाद जब मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो देखो x की जगह पर क्या आएगा 5 - z प्लस y की जगह पर क्या आएगा 7 - z, और प्लस का z पहले से उपस्थित है वहाँ पे, तो और बराबर 9। तो देखो 1 माइनस के z से प्लस का z कैंसिल, तो 5 और 7 12, यानी 12 - z बराबर इधर 9। z को इधर लेके जाओ, 9 को इधर लेके आओ, तो 12 - 9 बराबर z, और z का आंसर क्या आ जाएगा 3। अब z का जो मान है 1, 2 और 3 में रख दो, तो लिखेंगे z का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, ठीक है। तो जब z का मान समीकरण 2 और 3 में हम रख देंगे तो देखो समीकरण 2 से क्या मिलेगा कि x बराबर 5 - 3, z की वैल्यू रख दी तो क्या आया 2, और y बराबर जब मैंने यहाँ रखा 7 - z की वैल्यू क्या 3, तो क्या आया 4। तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू क्या आई 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था वो कंप्लीट होता है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोलता है कि एक समीकरण हमको दे रखा है ये, और ये बराबर है इसके, इससे हमें एक a b c तथा d का मान क्या करना, निकालना होगा। तो देखो कंपेयर करेंगे तो a नीचे लिखेंगे कि दोनों ओर तुलना करने पर, तो a - b क्या आया माइनस का 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2a + c है, ये क्या है 5, समीकरण नंबर 2।
2a माइनस बी क्या आया तुम्हारा 0, और इसको मानो समीकरण नंबर 3, और ये आया तुम्हारा 3c प्लस डी बराबर ये आया 13। तो देखो यहाँ से समीकरण, इसको समीकरण 4 मानेंगे, समीकरण 3 से अपन को क्या मिलेगा कि 2a बराबर b, ठीक है। तो b का जो मान है वो समीकरण a में रख देंगे अपन, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 है, सही, समीकरण 1 व 3 से। तो देखो a एज इट इज़, बस b की जगह क्या रख देंगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है 2a बराबर -1। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस का a बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या है 1। अब a का जो मान है कहाँ कहाँ रख दें, समीकरण 3 और किस में रख दें, 2 में रख दें। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखोगे तो 1 की वैल्यू क्या, 1 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ से तुम्हें सी का मान क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 इधर जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 3, मतलब कि सी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास में 3, ठीक है। अच्छा, अब समीकरण 2 में रखें, इसमें समीकरण किस में रखेंगे 3 में, तो ये 1 हो गया माइनस बी बराबर क्या है 0। तो देखो 2 माइनस बी बराबर 0, और यहाँ से तुम्हें b बराबर क्या मिलेगा 2। अब कौन सा रहेगा मेरा वैल्यू d। तो देखो समीकरण 4 से लिखेंगे कि समीकरण 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, तो c का मान जब तुम समीकरण 4 में रख दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से 3, c की जगह था 3 और प्लस का d बराबर 13। तो देखो 3 और 3 9 प्लस d बराबर 13। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 9, तो d बराबर हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। इस तरीके से क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, देख सकते लिख देते हैं कि a बराबर 1 आया, b बराबर 2 आया, c बराबर 3 आया और d बराबर 4 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है कि a बराबर aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि, वर्ग आव्यूह कब होगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, कोई एक आव्यूह दे रखा है, लेट सपोज तुम्हारे पास कोई आव्यूह है a b और c d इस तरीके से। तो वर्ग आव्यूह तभी तो है जब इसकी ये पंक्तियां और ये जो स्तंभ है वो बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तब कहलाएगा जब उसकी कोटियों में जो स्तंभ और वो है पंक्तियां हैं वो बराबर होंगी। तो देखिए ये m किसका प्रतीक है, पंक्ति का, ये किसका प्रतीक है, स्तंभ का। तो m बराबर जब n होगा तो आपकी पंक्ति ये जो आव्यूह का वर्ग आव्यूह कहलाएगा, यानी कि m बराबर n होना चाहिए। इसके आंसर आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दे रखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म क्या होंगे, आपके समान होंगे। यानी आपको क्या कर रखा है, 2 आव्यूह दे रखे हैं और दोनों आव्यूह में क्या करवाया है कि ये पूछा गया है कि x और y के किन मानों के लिए आव्यूह के जो ये दोनों ये जो दोनों आव्यूह हैं इनमें जो युग्म दे रखे हैं वो समान होंगे। देखो यहाँ से अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल में कि दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों तुम तुलना कर दोगे तो 3x प्लस 7 बराबर मिलेगा 0। तो यहाँ से क्या मिला, 3x बराबर -7 और सॉल्व किया तो x की जगह मिला -7/3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तुमने क्या करा, y की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या करा, यहाँ से तुमने इसको कि इधर क्या देखा y+1, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, y की जगह पर 8 माइनस 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा 7, यानी y बराबर 7 और x बराबर -7/3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया 10वां क्वेश्चन है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इसने हमसे क्या बोला कि 3/3 कोटि का एक कितने ऐसे आव्यूह की संख्या कितनी होगी, ठीक है, जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो।
हल में इसका क्या लिखेंगे, देखो अवयव कितने दे रखे हैं, प्रविष्टि अवयव कितने दे रखे हैं, 1 और 1 2 दे रखे हैं। और 3/3 कोटि का अवयव है तो उसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3/3 कोटि का अगर कोई अवयव है तो उसमें 9 अवयव होंगे तुम्हारे, तो बस 2 की पावर 9। क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 2 की पावर 9 कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 512 ही होगा। हाँ ठीक है, तो 512 ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट देखा कि एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक और उसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी डाउट का क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो गाइस कैसी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, जो लाल वाला आइकन है उस पर क्लिक जरूर करना, उसके पास जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी दबाना ना भूलना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हों। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात ज़रूर मानोगे और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दोगे। और हाँ, वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ पाएँ और एक अच्छा सा नंबर, एक अच्छा खासा नंबरों का बंडल अपने नाम कर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।